बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 51 सेकंड ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 हमारा जो है वो जारी है, चाइना वे टू प्रोग्रेस। तो लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि चाइना के अंदर जो सैलरी है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बराबर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमने समझाया था आपको कि हर इंडिविजुअल को उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि उसको सर्वाइव करने के लिए एक बच्चे को, एक मर्द को, एक खातून को कितने पैसे चाहिए होते हैं। तो उसी के अतबार से वो उन्होंने एक आज एक एवरेज फैमिली जो है वो 6 नफूस पर मुश्तमिल होती है। तो 6 के हिसाब से फ़र्ज़ के वहाँ 5,000 निकली है कॉस्ट ऑफ लिविंग पर फ़र्द की, तो उसकी 30,000 सैलरी होगी। कितनी होगी बेटा? 30,000। अब ये तो एक एवरेज है, ये भी तो हो सकता है कि किसी के फैमिली मेम्बर 8 हों, तो अब उसको इस हिसाब से 40,000 चाहिए होगा। तो अब उसकी सैलरी जो है वो तो 30,000 है, यानी कि वो 10,000 कम पड़ रहा है उसके लिए। तो फिर उसके लिए क्या सिस्टम है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है? द चाइनीज़ रिजीम, जो चाइना की हुकूमत है, हैज़ सेट अप एन असिस्टेंस सिस्टम। असिस्टेंस आप जानते हैं बेटा, हेल्प को कहते हैं, कोऑपरेशन को कहते हैं, एड को कहते हैं। एक उन्होंने ना एक मदद का निज़ाम बनाया है, गारंटीइंग अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, जो आपको मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल की गारंटी देता है। गारंटी होता है मतलब एश्योर करना, और मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल जैसे मैंने भी बताया, सब्सिस्टेंस बच्चों गुजारे को कहते हैं कि जैसे एक फैमिली है, उसको अब जो है उसको सर्वाइव करने के लिए उसके 8 फैमिली मेम्बर हैं, 40,000 चाहिए, तनख्वाह उसकी जो है वो 30,000 है। तो वो जो सब्सिस्टेंस सिस्टम है वो इस चीज़ की गारंटी करेगा कि ये वर्कर जो है वो अपने घर 40,000 लेके जाए। वो कैसे करेगा? वो उसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। द कंपनी, अगर फ़र्ज़ किया वो एक किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर मुलाजिम है, तो फिर क्या होता है? द कंपनी वेयर द वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, जहाँ वो वर्कर की नौकरी होती है, दैन इंटरवेंस, वो मुदाखलत करती है, इंटरवेंस दाखिल करना, एंड रेजेस हिज सैलरी टू इक्वल द कॉस्ट ऑफ लिविंग, और उसकी सैलरी को बढ़ाकर वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बराबर कर देगी। यानी कि अब उसकी 40,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, उसको चाहिए 40,000, 30,000 में उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो वो फैक्ट्री जो है बेटा उसकी तनख्वाह बढ़ाकर कितनी कर देगी? 40,000 कर दी जाएगी। अब ये तो होगा जो बंदे फैक्ट्रियों में मुलाजिम हैं उनके लिए। अब जो एग्रीकल्चर कम्यून है, एग्रीकल्चर कम्यून ज़रई जो इलाके होते हैं, वहाँ तो कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं होती, वहाँ तो किसान होते हैं, और किसान भी बेटा हुकूमत के ही मुलाजिम होते हैं, क्योंकि कम्युनिज़म के अंदर जो है वो जितने एसेट्स हैं वो किसके होते हैं? वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो किसान भी हुकूमत के ही मुलाजिम हैं। अब उनके साथ कैसे डील किया जाएगा? उनके साथ कैसे डील होगा? डील्स विद दोज पेजेंट्स हैविंग वेजेस दैट आर टू लो, जिनकी वेजेस बहुत ज़्यादा कम है, और वो रन अबाउट टू मेंटेन देयर फैमिली, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पॉइंट फिजिकल हैंडीकैप्स। ऐसा हो सकता है सामान्य तौर पर बच्चा पालकर बंदा माजूर हो जाता है, वर्कर्स हैं। फैक्ट्रियों के अंदर भी ऐसा हो जाता है, मशीनें हैं वहाँ पर, मशीन के अंदर आकर हाथ कट के बाज़ का ऐसे होता है, बच्चों वर्कर्स की बिनाई मुतासर हो जाती है, बाज़ का वर्कर की डेथ भी हो जाती है बेटा। तो उस हवाले से जो है वो कम्यून्स जो होता है, जो एक तो उसका प्रोडक्शन ब्रिगेड है और एक इसकी टीम है, उसकी टीम के अंदर जो है वहाँ पर जो भी मेम्बरान होंगे तो उन्होंने मुख्तस किए होंगे इस हवाले से कि आपने कुछ के ज़ुम्मे मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, कुछ के ज़ुम्मे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ होंगी, कुछ के ज़ुम्मे एजुकेशन की होंगी। तो इस तरह करके वो सारे करते हैं कि वो उनके साथ जो है वो यूज़ करे, उन पेजेंट्स के साथ डील करे जो माजूर हैं, या वो पेजेंट्स, जैसे एक मिसाल है, एक पेजेंट जो है उसके फैमिली मेम्बर ज़्यादा लेकिन उसको जो सैलरी मिल रही है वो कम है, तो वो कम्यून के साथ डील करेगा। उसकी डीलिंग का तरीकाकार ये होता है कि बेटा वो जो एक कम्यून है वो उसकी जो एनुअल वेज निकालेंगे, एनुअल जो उसकी यहाँ से यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से, फ़र्ज़ किया जी वो आपको एनुअल जो है वहाँ से 20 करोड़ रुपया वो आमदन दे रहा है, तो वो क्या करेंगे? उस 20 करोड़ का 2% जो है वो अदा कर लेंगे, और उस 2% से उन किसानों की इमदाद की जाएगी जो या तो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, या जिनकी उजरत कम है और उनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं। देखिए लिखा हुआ है, इट यूज़ेस मनी फ्रॉम स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, एक ख़ास तौर पर फंड बनाया जाता है, कंप्राइजिंग 2% ऑफ द कम्युनिटीज़ एनुअल वेज, जो उस कम्युनिटी के 2% के ऊपर, जितना भी उसकी वो जो है उसके 2% के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, उसमें से वो उनका गुजारा जो है वो हो जाता है। अब आगे सुनिए ज़रा मज़ीद। दीज असिस्टेंस स्कीम्स, ये जो मदद की स्कीमें हैं, इन रियलिटी आर रेयरली रिजॉर्ट होता है सहारा लेना, डिपेंड करना।
बहुत कम होता है इनको इस्तेमाल किया जाए। देखिए उनके अंदर कितना वो, हमारे यहाँ भी एक सिस्टम है बेरियर इनकम सपोर्ट स्कीम, वो भी इसी से मिलता जुलता है कि जनाब फैमिलीज़ जो हैं जो ज़रा कमज़ोर हैं इकोनॉमिकली जो है, या यहाँ पर माजूर अफराद हैं, तो उनकी मदद की जा सके। तो वहाँ पर भी सिस्टम है, लेकिन हकीकत में वो कहते हैं कि वो इससे इस्तेफादा नहीं करते। क्यों? बिकॉज फैमिली नियरली ऑलवेज हैज़ मोर दैन वन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है जब हाँ फैमिली के अंदर जो है जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक से ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे एडिशनल सवाल जो हैं क्वेश्चंस हैं, why are हमारे क्यों जो है असिस्टेंस स्कीम्स rarely resorted to, क्यों ऐसा होता है कि बहुत कम जो है लोग जो इनकी तरफ जाते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो एक आदमी अपने फैमिली मेम्बरशिप करके उनसे वजीफ़ा वगैरह ले ले, लेकिन चाइना वाले लोग इस हवाले से नहीं करते क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है अमूमन वो एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे वो कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स 8 hours a day, 8 घंटे एक मजदूर काम करेगा। 6 day वीक, अच्छा हफ्ते में कितने? 6 दिन, एक दिन की छुट्टी होगी। लिविंग 1 days हॉलीडे a week, नॉट नेसेसरीली संडे। अच्छा भाई कि एक दिन जो है बेटा वो उनकी छुट्टी होगी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो संडे हो। असल में ऐसे होता है कि जब फैक्ट्री ने जो है 24 hours और 7 days a week काम करना हो, तो फिर इसका वो हल निकालते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया एक सेक्शन है, वहाँ 60 अफराद ने जो है वो काम करना है और वो इनको मुसलसल चलाना है, तो वो फिर ऐसा करते हैं कि वो 50 को एक दिन बुलाएंगे, 10 को रेस्ट दे देंगे। अगले दिन वो जो 10 जिनको रेस्ट दिया होगा वो आ जाएंगे और बाकी में जो बचते होंगे उनमें से 10 को रेस्ट दे दिया जाएगा। यानी किसी का रेस्ट जो है वो संडे का बनेगा, किसी का मंडे का, किसी का ट्यूसडे का, किसी का वेडनेसडे का। अब जिसका वेडनेसडे का रेस्ट होगा वो हर वेडनेसडे छुट्टी करेगा, जिसका ट्यूसडे को होगा वो हर मंगल को वो करेगा। इस तरह होता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि तमाम वर्कर्स जो हैं उनका रेस्ट जो है संडे का ही हो, लेकिन इस चीज़ की जो कंपनी होती है या जो भी फर्म है बेटा वो ज़िम्मेदार है कि वो 6 दिन के बाद जो है 6 दिन के साइकिल में वो अपने वर्कर को दोबारा बेटा रेस्ट उसको देना है। 6 दिन के बाद जो है 7वां दिन जो है वो उसका रेस्ट होगा। इन केस अगर 7वें दिन भी बुला लेते हैं कि जी हमने काम करवाना है, तो उस दिन की डबल उजरत उनको दी जाती है। यानी फ़र्ज़ के एक आदमी की 3000 रुपये तनख्वाह है तो उसकी यौमिया जो 1000 रुपये बनती है, लेकिन अगर वो मालिक उसको छुट्टी के दिन बुलाएगा तो वो उसको डबल उसकी तनख्वाह देगा, 2000 रुपये देगा और उसके अगेंस्ट एक छुट्टी भी देगा उसको भी। इसमें रेस्ट भी तो करना है ना, काम ज़्यादा है तो मतलब मालिक की है कि मालिक के पास काम ज़्यादा था तो उसमें मजदूर की, तो इसमें कोई वो ऐसा नहीं है। अच्छा, नॉर्मली देयर इज़ 1 week's एनुअल वेकेशन। छुट्टियाँ वहाँ पर बहुत कम होती हैं, 1 हफ्ते की एनुअल वेकेशन उनको दी जाती हैं 1 साल में। अब 1 साल में 1 हफ्ते की छुट्टियाँ बहुत कम है। असल में ना एक ये जो लीव्स होती हैं बेटा, लीव्स का क्राइटेरिया होता है टोटल। कुछ जो हैं वो कैजुअल लीव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ जो हैं वो बेटा सिक लीव होती है, ठीक है। कुछ जो हैं वो एनुअल लीव्स होती हैं, ठीक है। अब जो कैजुअल लीव्स और जो सिक लीव्स हैं ये 18 होती हैं a year, 1 साल। यानी एक वर्कर जो है 1.5 हॉलीडे कर सकता है 1 मंथ में, ये अलहदा होती है, ठीक है। उसके बाद एंड में जब 1 साल पूरा हो जाए तो फिर उसको 1 वीक की होती हैं छुट्टियां या 2 वीक्स की होती हैं। उनमें एक कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर वर्कर अपने घर के पास ही रहता है तो उसको 1 हफ्ते की छुट्टियां भी जाएं आप एंजॉय करें,
और अगर वो अपने घर से दूर रहता है तो फिर बेटा उसको 2 हफ्तों की, ठीक होगा। तो ये इसके अलावा हैं ये वाली छुट्टियाँ जो हैं। अगर आप 1 महीने में 1.5 छुट्टी करते हैं तो आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, आपको फुल सैलरी मिलेगी। आप अगर उससे ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं फिर आपकी सैलरी डिडक्ट होना शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ किया एक आदमी की छुट्टी है, तनख्वाह है 3000 रुपये, अगर वो उस महीने में 1 छुट्टी करता है और 1 हाफ़ करता है तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 3000। लेकिन अगर उसके बाद वो 1 छुट्टी और कर लेता है तो फिर उसको कट होकर कितनी मिलेगी? 2900। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। तो ये वहाँ पर बेटा वेकेशन का जो है क्राइटेरिया है। यही हमारा सवाल है, हाउ मैनी हॉलीडेज आर गिवन टू द चाइनीज वर्कर्स। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इस सवाल के जवाब में हम ये वाला पोर्शन मेंशन नहीं करें क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, वो यही आप सिर्फ यही मेंशन करेंगे कि आप एनुअल वेकेशन है, एनुअल वेकेशन 2 months इफ द वर्कर लिव्स फार फ्रॉम हिज फैमिली, ये मैंने अभी बताया। 2 हफ्तों की सूरत में होगी अगर वो अपने घर से दूर रहता है। ठीक है बेटा। एज वेल एज 2 नेशनल हॉलीडेज May 1 and October 1, जो इसके अलावा 2 नेशनल हॉलीडेज हैं May 1 और October 1 की। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नेशनल हॉलीडेज हैं हमारे। 12 रबीउल अव्वल है, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, 25 दिसंबर है, 9 नवंबर है, ईदैन है, इसी में जनाब मुहर्रम उल हराम की छुट्टियाँ जाती हैं इसी में। और भी मतलब वहाँ पर चाइना के अंदर जो है वो लोग जो है मेहनत करते हैं बेटा, वो मेहनत पसंद कौम है। तो वहाँ पर जस्ट 2 नेशनल हॉलीडेज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं? May 1 and October 1। अच्छा, ये हमारा सवाल नंबर 3, हाउ मैनी नेशनल हॉलीडेज आर देयर इन चाइना। ठीक है। There are 2 opposite worlds, just as the 2 ways of considering China's future. चाइना के अंदर 2 मुतज़ाद दुनियाएं पाई जाती हैं, जैसा कि 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं कि गौर हौस किया जाए चाइना का फ्यूचर जो है, और अपोजिट टू बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट है। अच्छा, एक चाइना के मैं आपको भी समझा देता हूँ, वो जो मौज़ेतोंग देखता है किस तरह से जो है, दूसरा बेटा जो मगरिब देखता है। ये 2 एस्पेक्ट्स हैं। व्हाट आर 2 opposite ways to consider China's future? मैं भी आपको पहले ज़ुबानी समझाता हूँ। 2 है, एक है फिगर्स का जिसको मगरिब देखता है। उस वक्त चीन की आबादी थी 800 मिलियन तकरीबन, जो है अभी अगर 800 मिलियन लोग हैं, वो अगर आप उनके लिए जस्ट आपको पर हेड जो है 1 मीटर कपड़ा बढ़ा दें, क्योंकि हुकूमत देती है ना, कम्युनिज्म के अंदर कपड़े वगैरह भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, तो आपको इतना कपड़ा चाहिए होगा कि दुनिया को 18 दफ़ा उसमें लपेट दें। और अगर आप 15 लाख टन अनाज खरीदें, 15 लाख टन अनाज जो है, तो शायद चाइना की आबादी सिर्फ 5 दिन के अंदर वो ख़त्म कर दे। यानी कि ऐसे ये फिगर्स की दुनिया है, जिसे कौन देखता है? वो मगरिब देखता है। माओ की ये सोच है, कोई बात नहीं, आबादी जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, लेकिन अगर जो है आबादी ऐसी है कि आप उस आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं और वो आबादी आपकी बात मानती है, और उस आबादी को, उन लोगों को आप अपने मुआशरे के अफराद को, आप अपने शहरियों को उन रास्तों पर चला सकते हैं जिनका फैसला हुकूमत करती है, तो फिर मसले ख़त्म हो जाते हैं। आपको समझाने के लिए कि अगर घर के अफराद ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, लेकिन घर के सारे अफराद के अंदर इत्तफाक है, वो एक टाइम का खाना नहीं भी खाते तो वो शुक्र अदा करते हैं, अगर उनके पास अच्छे कपड़े नहीं भी हैं तो फिर भी शुक्र अदा करते हैं, तो मसला नहीं। तो मसला उस वक्त होता है जब इनके दरमियान हम आहंगी ना हो,
कोहिजन ख़त्म हो जाए, इनके अंदर जो है रब्त ख़त्म हो जाए, इनके अंदर तकसीम हो जाए, तब मसला बनता है। तो ठीक है, एक फैक्ट्स की दुनिया है जिसे कौन देखता है बेटा, मगरिब देखता है, और दूसरी फेथ की दुनिया है जिसे कौन देखता है, वो माओ देखता है। ठीक है, वन इज़ द रिजिड वर्ल्ड ऑफ फिगर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। जैसे मैंने भी आपको बताया, फिगर बताया ना, 800 मिलियन आबादी है, तो 800 मिलियन के लिए आपको अगर 1 मीटर कपड़ा बढ़ा दें तो इतना कपड़ा चाहिए होगा कि दुनिया को 18 दफ़ा मील पेटे। बेस्ड ऑन इकनॉमिक फैक्ट्स एज सीन बाय द वेस्ट, जिसके बिना किसके ऊपर है, मुआशी हक़ाइक़ के ऊपर, जो मगरिब देखता है। द अदर इज़ द वर्ल्ड ऑफ फेथ, ईमान की दुनिया, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माओ थॉट, माओ के ख़याल की डेवलपमेंट है थ्रू आउट चाइना, पूरे चाइना, विद द लिटिल रेड बुक। ये लिटिल रेड बुक जो है पहले 1966 के अंदर शाया की गई, फिर उसके बाद इसको रिवाइज़ किया गया, उस वक्त इसके अंदर 200 कोटेशंस थी। फिर बेटा ये 1971-72 में तो बहुत ज़्यादा ये आम हुई, कॉमन हुई, और इसको जो है तकरीबन एक कंपलसरी करार दे दिया गया कि हर जो चाइनीज़ इंडिविजुअल है बेटा उसके पास ये रेड बुक ज़रूर हुई। उस रेड बुक के अंदर क्या था, उस रेड बुक में तकरीबन 260 जो है कोटेशंस थी मो ज़ेडुंग की, जो इसका सदर है चाइना का, उस वक्त गालिबन 1976 में या 77 में ये फौत हुआ है। तो उसके अंदर सारी वो कोटेशंस थी उसके वो क्या थी, वो रिलाय ऑन योर ओन सोर्सेस, मतलब इस तरह की, और भी बहुत सी थी। तो वो हर चाइनीज़ जो है ये 1876 में नहीं, 1976 में फौत हुए थे, और हर चाइनीज़ जो है बेटा ये उसकी जेब में हुआ करती थी, हर चीनी के जेब के अंदर ये रेड बुक हुआ करती थी। एज फॉर वेस्टर्न इकोनॉमिक लॉस, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स लॉस की अगर बात करें, अगर कंसिडर कर भी लें, द एंडलेस मैस, ये ना ख़त्म होने वाला एक हुजम ऑफ 8 मिलियन पीपल हु कैन बी कन्विंस्ड, जिनको आप कायल कर सकते हैं, गवर्न, जिनके ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, एंड डायरेक्टेड अलॉन्ग द पाथ्स डिसाइडेड बाय द पावर्स दैट वी, जो भी रास्ता हो आप जो है अगर आप करते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, माइट वेल ओवरथ्रो द होल प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड्स। तो बेटा आपका मसला ही सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है कि आबादी बहुत बड़ी हो तो मसाइल ज़्यादा होते हैं आपके लिए, आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन राइटर इसके साथ कहता है कि अगर आबादी ऐसी है कि आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं, आप उनको उन रास्तों पर चला सकते हैं जिनका फ़ैसला जो है बेटा हुकूमत करती है, तो आपके तमाम मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसे स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले है रिजीम, इसको रिजीम पढ़ा जाता है, वर्ड रिजीम वो जो ज़ेतीन नुक्तों वाली है ना, हुकूमत को कहते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी कहते हैं, रीम को भी कहते हैं, रीम को भी कहते हैं। ठीक, गारंटी करना, ज़मानत देना, प्लेज होता है, ये प्रॉमिस होता है, एश्योर होता है, यकीन दिलाती है आपको जनाब, मिनिमम कम से कम। तो हम इसको क्या कहेंगे, लोएस्ट, लिटलेस्ट, लीस्ट। ठीक है, सबसिस्टेंस नॉन नुफ़्क़े को कहते हैं, ब्रेड एंड बटर को कहते हैं। ठीक है, लिविंग को कहते हैं, लाइवलीहुड। ठीक है, असल में ये होता है प्रोविजंस टू सपोर्ट लाइफ, आपकी ज़िंदगी की सपोर्ट के लिए आपको प्रोविजंस चाहिए होती हैं, आपको प्रोविजंस में जनाब
जो भी आती है, आपकी खाना है, आपका ड्रेस है, आपके जूते हैं, आपकी एजुकेशन है, सारा कुछ इसके अंदर आएंगे। ठीक है। एग्जिस्टेंस के 3 लेवल हैं बेटा। सबसे पहले इंसान की सेल्फ सर्वाइवल होती है, उसके बाद उसकी प्रोक्रिएशन होती है कि उसकी नस्ल ना रुके, और फिर आर्ट तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया की तमाम मखलूक़ात जितनी है वो सिर्फ 2 लेवल तक महदूद रहती हैं, वो है सेल्फ सर्वाइवल और उसके बाद जो है बेटा प्रोक्रिएशन जो है। जबकि ये सिर्फ इंसान है जो तीसरे लेवल तक जाता है, वो आर्ट बेटा, मतलब गुलकारी है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इन सब के अंदर जो है। इंटरवेन बेटा मुदाखलत करना, इंटरफेयर, ठीक हो गया। डील विद हैंडल करना, ये तो आसान, चलिए एक दफ़ा लिख देते हैं, डील निपटना, ये होता है हैंडल या फिर कोप विद। हैंडीकैप्स बेटा माजूर को कहते हैं। डिसेबल पर्सन, ठीक है। कंप्राइज मुश्तमिल होना, कंसिस्ट, कंटेन, पोसेस, की, प्रोटेन, ये सारे बेटा इसके सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। रेयरली, बहुत कम, बहुत कम बेटा। सेल्डम, नॉट ऑफन, समटाइम्स, रिजॉर्ट, सहारा लेना, लुक टू, या आपने पढ़ा भी, ए सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके अंदर बेटा तगलुस्तान ऑफ सादी के अंदर 3rd पैराबल जो है डिपेंड, इस्तेमाल करना भी होता है बेटा, यूज़ भी है इसका, यूटिलाइज भी है। नॉर्मली, अमूमन, जनरली, कॉमनली, यूजुअली। अपोजिट बेटा उल्ट को कहते हैं, कंट्राडिक्टरी, कंट्रारी। एक वर्ड होता है एंटागोनिस्टिक, आपने पढ़ा होगा, आम सा वर्ड है। कंसीडर, गौर करना बेटा। एंटरटेन, पॉन्डर, एंटरटेन, पॉन्डर, ठीक। थिंक, इमेजिन, जो भी आप लिख लें आगे इसका। रिजिड बेटा सख्त को कहते हैं। हार्ड,
स्वेयर, ठीक है, अनबेंडिंग, प्रॉस्पेक्ट्स उम्मीद को कहते हैं। एक प्रॉस्पेक्टस होती है, वो जो आप लोग इस दायरे से लेते हैं, वो हिस्ट्री को कहते हैं, ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये उम्मीद होता है, होप जो कहते हैं बेटा, ये फ्यूचर को कहा जाता है, एंटिसिपेशन को कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन को कहा जाता है, ठीक है। एंडलेस बेटा ना ख़त्म होने वाला, लामुतनाही, इनफाइनाइट, ठीक है, अनलिमिटेड, अनएंडिंग, मैस हुजूम को कहते हैं, बल्क, साइज, वॉल्यूम, ओवरथ्रो, ख़त्म, एंड, फिनिश, सीज, ठीक है बेटा। जी मेरा लेक्चर पूरा हो गया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।